नमस्कार। भारतीय राजनीति में जब भी किसी क्षेत्रीय पार्टी में टूट फूट होती है तो विपक्ष अक्सर एक ही आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके दूसरे पार्टियों के नेताओं को तोड़ रही है। सारा ठिकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सिर पर फोड़ देते हैं। ऑपरेशन लोटस, धन बल का प्रयोग और केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर जैसे नैरेटिव तुरंत हवा में तैरने लगते हैं। लेकिन क्या हर राजनीतिक टूट का कारण सिर्फ दूसरी पार्टी होती है या फिर सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है? यदि इन राजनीतिक घटनाक्रमों को गहराई से और बिना किसी प्रभाव के विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि विपक्षी दल कभी भी अपने गिरबान में झांककर नहीं देखते। वास्तव में क्षेत्रीय और पारिवारिक पार्टियां का यह बिखराव उनके आंतरिक नेतृत्व की विफलता का, आला कमान की तानाशाही, जमीनी कार्यकर्ताओं से कटना और एक ही परिवार के इर्द-गिर्द सत्ता के केंद्र में होने का सीधा परिणाम है। हालिया दिनों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी, महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट और अब ओडिशा में बीजू जनता दल के भीतर जो राजनीतिक भूचाल आया है वह इसी संगठन विफलता की जीती जागती मिसाल है। दरअसल भारतीय राजनीति में आला कमान शब्द एक ऐसे व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है जहां निर्णायक लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि एक बंद कमरे में बैठे पारिवारिक या कुछ सिपाही सलाहकारों द्वारा लिए जाते हैं। कांग्रेस से शुरू हुई यह बीमारी अब लगभग सभी क्षेत्रीय दलों में फैल चुकी है। किसी भी लोकतांत्रिक दल की रीढ़ के उसके विधायक, सांसद और जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन आज स्थिति है कि विपक्ष के बड़े नेताओं से मिलने के लिए उनके अपने ही विधायकों और सांसदों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता है, भारी मशक्कत करनी पड़ती है। राजनीतिक दल किसी एक व्यक्ति की बपौती या खरीदी हुई संपत्ति नहीं होती। पार्टी का अपना एक संविधान होता है, उसकी वर्किंग कमेटी होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इन संस्थाओं को पंगु बना दिया जाता है। लोकतंत्र का सीधा नियम है कि जिसके पास बहुमत है, संगठन और सत्ता उसी की होगी। जब आला कमान अपने विधायकों का विश्वास खो देता है तो वह केवल विक्टिम कार्ड खेलकर अपनी सत्ता नहीं बचा सकता। पश्चिम बंगाल के भीतर लंबे समय से सुलग रही असंतोष की आग अब खुलकर सामने आ चुकी है। चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद जब पार्टी के कुछ मोर्चों पर झटके लगे तो विधायकों और जमीनी नेताओं ने उम्मीद की थी कि पार्टी नेतृत्व अपनी हार को स्वीकार करेगा और जवाबदेही को तय की जाएगी। पिछले कई वर्षों में जब टीएमसी चुनाव जीतती थी तो जीत का पूरा श्रेय ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के सिर पर बांधा जाता था। उन्हें पार्टी का भावी नायक और रणनीतिकार बनाकर पेश किया जाता था, परंतु जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आई और पार्टी के भीतर राजनीतिक कर्मियां उजागर हुई तो हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। विधायकों की बार बार की गई अपीलों को ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक अहंकार के कारण अनसुना कर दिया। ममता बनर्जी का रवैया आज ऐसा हो गया है मानो पार्टी कोई ऐसी अचल संपत्ति हो जिसे उन्होंने बाजार से खरीदा था और उस पर हमेशा के लिए उनका और उनके परिवार का ही एकाधिकार रहेगा। जब विधायक, सांसद और पार्षद उनके इस तानाशाह रवैये से तंग आकर पार्टी छोड़ रहे हैं तो वे आत्मनिरीक्षण करने के बजाय चुनाव आयोग से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का चक्कर काट रही हैं। वे कानूनी दाव पेच के जरिए उन लोगों को बांध कर रखना चाहती है जिनका दिल पार्टी से टूट चुका है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के कथित काले कारनामों, भ्रष्टाचारों के मामले और बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा से वहां की जनता इस कदर त्रस्त है कि भाजपा भी अब टीएमसी के बागियों को लेकर बेहद सतर्क है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व को भली भाली ज्ञात है कि यदि टीएमसी के दागी नेताओं को सीधे पार्टी में शामिल किया गया तो इससे भाजपा का तृणमूलकरण हो जाएगा, जिससे भाजपा के अपने कैडर और जनता में भारी नाराजगी फैल जाएगी। इसलिए भाजपा ने राजनीतिक रूप से कई नेताओं के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। उन्हें सलाह दी गई है कि वे सदन के भीतर अपना अलग ब्लॉक बनाएं, स्वतंत्र रूप से काम करें और मुद्दों के आधार पर बाहर से सहयोग करें, न कि सीधे भाजपा का हिस्सा बने। महाराष्ट्र में शिवसेना का 2 बार टूटना इस बात का सबसे बड़ा परिणाम है कि जब कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं को न पहचाना बंद कर देता है तो उसका पतन निश्चित है। पहली बार जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बहुसंख्यक विधायकों ने बगावत की थी तब यह उम्मीद की जा रही थी कि उद्धव ठाकरे अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे, लेकिन वे इस मुलाकात में रहे कि ठाकरे उपनाम ही सत्ता में बने रहने के लिए काफी है। वे यह समझने में पूरी तरह विफल रहे कि मातोश्री उनका निवास स्थान है। वे बाहर भी एक विशाल राजनीतिक दुनिया है।
चुनाव जीतना संगठन को जीवित रखने और जनसभाओं को समझने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, न कि आलीशान कैमरों में बैठकर फेसबुक लाइव करना पड़ता है। नतीजा यह हुआ कि शिवसेना में दूसरी बार भीष्म टूट हुई। उद्धव ठाकरे के बचे खुचे 4 सांसद उन्हें छोड़कर चले गए और एकनाथ शिंदे की वास्तविक शिवसेना में मर्ज हो गए। जो कुछ गिने चुने और आज उनके साथ बचे भी है, वे केवल से ही मौका का तलाश में है, क्योंकि उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य उद्धव ठाकरे के साथ अंधकार में नजर आ रहा है। इसके लिए संजय राउत जैसे नेता भी जिम्मेदार है। हर दिन सुबह उठकर मीडिया के सामने शाह और मोदी को दोष देते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के भीतर की शरण पर बात नहीं करते। विपक्ष की इसी आत्मघाती नीति का सबसे ताजा और सबसे बड़ा शिकार ओडिशा में बीजू जनता दल होने जा रहा है। ओडिशा में लंबे समय तक शासन करने वाले नवीन पटनायक की पार्टी आज अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। यह 40 से अधिक विधायकों और 4 राज्यसभा सांसदों ने भाजपा में विलय की स्क्रिप्ट पर तैयार हो चुकी है। ओडिशा विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा सरकार बनाए जाने के बाद से ही बीजेपी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरता रहा। संसद के उस सदन में बीजेडी की ताकत लगातार छीन हो रही है। शुरुआत में राज्यसभा में बीजेडी के 8 सांसद थे। इनमें से 3 सांसदों ने एक एक करके अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में उपचुनाव जीतकर भाजपा का दामन थाम लिया। अब बचे हुए 5 सांसदों में से 4 सांसद खुली बगावत पर आमद है। बीजेडी के भीतर आंतरिक दरार तब और चौड़ी हो गई जब राज्यसभा में पार्टी के सबसे प्रखर नेता सस्मित पात्रा ने पिछले दिनों संसद के भीतर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक और महिला आरक्षण बिल के दौरान नवीन पटनायक की नीतियों का विरोध किया। सस्मित पात्रा ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर पार्टी के रुख से असहमत होते हुए राज्यसभा में बीजेडी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी आलाकमान ने उनके खिलाफ व्हिप जारी करने की कोशिश की, लेकिन सांसदों के कड़े तेवर को देखते हुए अंततः व्हिप को वापस लेना पड़ा। बीजू जनता दल के भीतर चल रहे इस भयंकर विद्रोह की मुख्य जड़ है नवीन पटनायक की एक आईएएस अधिकारी और उनके परिवार के प्रति अंधमोह। विधानसभा चुनाव से पहले नवीन पटनायक के निजी सचिव रहे पूर्व आईएएस अधिकारी बीके पांडियन ने पूरी पार्टी पर जैसे कब्जा जमा लिया था। पार्टी के सीनियर नेता जो 25-30 साल से खून पसीना बहा रहे थे, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। इसी गुटबाजी के कारण बीजेपी चुनाव हार गई। हालांकि पार्टी ने 147 सदस्यीय विधानसभा में 51 सीटें जीती थी, लेकिन संगठन के भीतर का असंतोष खत्म नहीं हुआ। जब चुनाव हारने के बाद वीके पांड्या के खिलाफ पार्टी में विद्रोह तेज हुआ तो नवीन पटनायक ने जनता और नेताओं का ध्यान भटकाने के लिए एक नया एजेंडा अपनाया। उन्होंने पांडियन को पीछे कर उनकी पत्नी सुजाता राउत, जो खुद 20 साल से ओडिशा के आईएएस अधिकारी रही है और हाल ही में वीआरएस ले चुकी है, को बीजेडी में शामिल कर लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को स्पष्ट संकेत मिल गया कि नवीन पटनायक किसी राजनीतिक नेता को नहीं बल्कि सुजाता राउत को पार्टी की कमान सौंपकर खुद राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। 25 साल से राजनीति कर रहे जमीन से जुड़े नेताओं किसी पूर्व आईएएस अधिकारी के पीछे चलने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि विद्रोही विधायक की संख्या 11 से बढ़कर अब 40 पार कर चुकी है। बीजेडी के इस संकट में एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ तब आया जब पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेडी के 11 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग कर दी थी। नवीन पटनायक के गुट ने तुरंत विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अपील की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कानून के अनुसार राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने पर दल बदल विरोधी कानून के तहत सीधे तौर पर सदस्यता खत्म नहीं की जा सकती, जब तक कि यह साबित न हो कि यह कदम किसी सदन के भीतर आधिकारिक व्हिप के उल्लंघन के दायरे में आता है। विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जब तक सदन के भीतर किसी विशेष कार्य या अविश्वास प्रस्ताव पर व्हिप का उल्लंघन नहीं होता, तब तक विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इसी कानूनी राहत के विद्रोही गुट ने हौसले बुलंद कर दिए और अब वे खुलकर भाजपा में विलय की योजना बना रहे हैं। एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न उठता है, यदि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं के लिए नो एंट्री का नियम बनाया तो वह उड़ीसा में बीजेडी के विधायकों का स्वागत करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है? इसका उत्तर बीजू जनता दल की राजनीतिक छवि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके ऐतिहासिक संबंधों में छिपा है। बीजेडी को टीएमसी या अन्य क्षेत्रीय दलों की तरह
करप्ट या गुंडागर्दी वाली पार्टी नहीं माना जाता। नवीन पटनायक का व्यक्तिगत छवि हमेशा स्वच्छ रहा है। बीजेडी कभी भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस के हिस्सा नहीं रही। उनके सांसद में हमेशा राष्ट्रीय महत्व को मुद्दे पर केंद्र सरकार का मुद्दा आधारित समर्थन किया है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने ओडिशा चुनाव प्रचार के दौरान कभी भी नवीन पटनायक पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि नवीन बाबू अब बूढ़े और थक गए हैं, वे सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है और कुछ बाहरी लोगों ने उनकी पार्टी को हाईजैक कर लिया है। इसलिए बीजेडी के विधायकों को भाजपा में शामिल करने से पार्टी की छवि को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि ओडिशा में भाजपा की स्थिति और अधिक मजबूत हो जाएगी। वही जब भी विपक्ष की कोई पार्टी टूटती है तो आत्ममंथन करने के बजाय उनके नेता बेहद निचले स्तर पर बयानबाजी पर उतर आते हैं। महाराष्ट्र के नेता संजय राउत का यह बयान इसलिए सबसे घटिया उदाहरण है, जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर की दान पेटी इसलिए खोली गई थी कि ताकि वहां से पैसे निकालकर शिवसेना और अन्य पार्टियों के सांसदों और विधायकों को खरीदा जा सके। इस प्रकार के बेतुके और अपमानजनक बयान यह दर्शाते हैं कि विपक्ष वैचारिक और मानसिक रूप से कितनी दिवालिया हो चुकी है। वे यह नहीं देखना चाहते कि ओडिशा में कांग्रेस की अपनी क्या स्थिति है। ओडिशा में कांग्रेस के पास मात्र 14 विधायक थे और राज्यसभा चुनाव में उनमें से भी 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। जो पार्टी अपने 14 विधायकों को संभाल कर नहीं रख सकती, वह देश का नेतृत्व देने का दावा कैसे कर सकती है। ओडिशा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के ये घटनाक्रम राहुल एंड कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। राहुल गांधी खुद को विपक्ष का सामान्य नेता स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन वे अपने सहयोगी दलों के आंतरिक बिखराव की प्रक्रिया को रोकने में पूरी तरह अक्षम है। कांग्रेस के भीतर भी आज वही 4-5 लोग की मंडली पूरे फैसला ले रही है जो जमीन से कटे हुए हैं। यदि किसी राजनीतिक दल में लोकतंत्र को खत्म करके डिक्टेटरशिप तानाशाही बनाने की कोशिश की जाएगी तो वरिष्ठ नेताओं की जगह चाटुकारों और ब्यूरोक्रेट्स को तरजीह दी जाएगी। तो उस पार्टी का हस्बी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ममता बनर्जी की टीएमसी और नवीन पटनायक की बीजेडी जैसा ही होगा। मानसून से पहले भारतीय राजनीति में होने वाला यह फेरबदल इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय मतदाता और जनप्रतिनिधि अब खोखले परिवार के बजाय ठोस और नीति आधारित नेतृत्व के साथ खड़े होना पसंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।